डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज जो आपको रेनबो बुक में पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। देखिए, इसका सिंपली मतलब ये है कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब है अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड कंडक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। देखिए, होता ये है ना कि कभी कभी आपके जो प्रोज हैं या फिर पोएट्री है उससे कोई लाइन उठाकर दे देगा एग्जामिनर और पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो इसको करने का मैं तरीका बता देता हूँ। आप जब भी कोई प्रोज पढ़ें ना या फिर कोई भी पोएट्री, तो उसका जो इफ़ेक्टिव लाइन है, जो उस पोएट्री को आत्मा है या फिर उस प्रोज की बहुत ही प्रभावी लाइन है, तो उसे आप याद रखिए। और जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये प्रोज या फिर ये पोएट्री से है। तो जैसे यहाँ पे सिविलाइजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप ऐसे कुछ गेस वर्क भी कर सकते हैं कि सिविलाइजेशन का बात हो रहा है तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही आया होगा। और ऐसे अगर आप पोएट्री को ठीक से पढ़ते हैं और प्रोज को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से लाइन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट। अब कहता है जो ये लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये भी लाइन हम पढ़ रहे हैं पहली प्रोज, तो वहीं से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब देखिए, आपका ये मोटो नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन देखें और आंसर करें। इसमें जो बातें लिखी गई है उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड दूसरे तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ ऐसे जो अचानक और जो लुभावने जो रिजल्ट है ना, जो लुभावने परिणाम हैं मॉडर्न इन्वेंशन के, जो आज के जो आधुनिक आविष्कार हुए हैं, तो उसके बहुत ही जो लुभावने जो उनके परिणाम हैं वो लोगों को ऐसे पागल बना दिए हैं जिसको लोग रोक ही नहीं पाते हैं। तो आर टू मैडनिंग का मतलब इतने ज़्यादा पागल बना दिए हैं, इतने ज़्यादा नशीला बना दिए हैं, मतलब इतना ज़्यादा लत लग गया है मॉडर्न इन्वेंशन की कि उनको रोक पा ही नहीं रहे हैं। तो ये आपका लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो अगली बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मॉडर्न इन्वेंशन लोगों को कैसे क्या कर दिया है, उनको खुश बना दिया है, उनको पागल बना दिया है। मतलब इस तरह के लाइन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप गौर से पढ़िएगा कोई भी चीज़ों को। अगला जो नेक्स्ट जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, कहता है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक खालिस्तान हैप्पी। तो गांधी जी कहते हैं कि जो वेल्थ है, जो धन है और जो ऐशो आराम सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वो किसी आदमी को खुश नहीं रख पाता है, खुश नहीं रह सकता है। मतलब अगर किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा धन है, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी खुश है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड खालिस्तान रूल। तो आपने जब प्रोज पढ़ा होगा तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, हु वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेस। तो कहता है कि छोटे छोटे गाँव में कौन संतुष्ट थे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे ना, वो छोटे गांव में ही संतुष्ट थे, उन्हें शहरों में जाने का ज़्यादा शौक़ नहीं था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको एक बात बता दूं, जो एंसेस्टर्स है ना, इसके स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है एक बार आपके एग्ज़ाम में। तो इसके स्पेलिंग और मीनिंग दोनों याद रखेंगे। इनका मीनिंग है पूर्वज, वंशज, और स्पेलिंग आपको दिखाई ही दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब इस प्रोवर्ब को दूसरे तरीके से भी बोला जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग है ये एक मोटो है, एक कहावत है, एक नारा है, तो किसका है? तो यहाँ पे आंसर होगा वेस्टर्न फिलोसफर का। जो पश्चिमी जो फिलोसफर थे ना पश्चिम के देशों का, उन्हीं का ये मोटो था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द मैन ऑफ खालिस्तान। तो यहाँ पर लेसन में डबल एन टाइप हो गया है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि जो यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने जो लेसन सीखा, जो चीज़ें सीखी, जो पाठ उन्होंने सीखा, अब किससे सीखा? तो यहाँ पे वो तो आप गांधी जी बताते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस एंड रोम, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द माइंड इज अ रेस्टलेस खालिस्तान द मोर इट गेट्स द मोर इट बांट्स। पूरे प्रोज का ध्यान से सुनिएगा, पूरे प्रोज का ये आत्मा है आपका लाइन, और इस लाइन को पूछा गया है पिछले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और लाइन एक्सप्लेनेशन में भी। तो ये लाइन इतने इम्पॉर्टेंट है कि इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, लाइन एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। तो ये लाइन को आप याद कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। कहता है कि जो मन है ना, जो माइंड का मतलब यहाँ पे मन है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। तो यहाँ पे रेस्टलेस क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स। कहता है इस माइंड को जितना मिलता है उतना ही ज़्यादा चाहता है। तो ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम याद रखिएगा, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट, और खालिस्तान रहेगा तो वहाँ पे होगा बांट्स, ठीक है। पूरा बिल्कुल सेम लाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज ए एंड खालिस्तान। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ये क्या है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। बायो का मतलब होता है लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, मतलब लिखना। तो जब अपनी लाइफ के बारे में आप लिखते हैं और खुद से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, मतलब वो भी किसी के लाइफ के बारे में ही होता है, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ना, ये एक बुक का नाम है जो कि महात्मा गांधी ने खुद अपने लाइफ के बारे में इस बुक में लिखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। तो मैं ना कोई भी क्वेश्चन को बताऊंगा तो उसके पीछे की जो बात है वो इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहे, और नहीं तो मैं सिर्फ ऐसे आंसर बताता जाऊँ तो क्या मतलब, आप तो ऐसे भी पढ़ सकते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए रेनबो का जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लाइन एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ट्रांसलेशन, पैसेज, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे मतलब हर तरह के टॉपिक, ग्रामर के जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे को कंप्लीट एक जगह पे मैंने ई बुक बनाया है, मतलब उसका नोट्स बनाया है जिसे आप ले सकते हैं। अगर आपने इस नोट्स को ले लिया और इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया तो आपके इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी हो जाती है और आप अपने एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स बिल्कुल कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ। तो आपको ना क्या करना है, पूरी तरह से लाइन टू लाइन ये याद रखना, क्योंकि ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब महात्मा गांधी राजनीतिक जो नेता थे ना, राजनीति से ज़्यादा वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब आध्यात्मिक नेता थे। तो यहाँ पे तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इंडियन गैलोरी
इज डैट इट इज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहता है भारत की जो शान है, ग्लोरी का मतलब होता है शान, अभिमान। तो कहता है कि जो भारत की शान है, भारत की जो अभिमान है, जो मान और सम्मान है, वो क्या है। तो आज भी इसकी संस्कृति, जो इसके जो मूल्य हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू है, वो इमूवेबल है, मतलब वो अस्थिर है। कहने का मतलब गांधी जी ये कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है ना, हमारी जो सभ्यता है, आज भी दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी स्टैटिक है, मतलब आज भी वो स्थिर है, अपने जगह पे बनी हुई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमूवेबल। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ। तो देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें पूछा गया था ये किसकी कहावत है, किसकी ये नारा है, तो वो तो वेस्टर्न फिलोसफर का था। लेकिन अबरी बार जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वो किस, उसका बेस क्या है, मतलब वो किस चीज़ का बेस है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की है, इंडियन कल्चर की। आप देखते होंगे अपने भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सिंपल लाइफ या सिंपल तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी सोच बड़ी होती है और काफ़ी बड़ा काम कर जाते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंडियन कल्चर पे बेस है। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन। कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है, ये मीन का मतलब है ना कि अर्थ होना, मतलब उसका मतलब क्या निकल कर आता है। तो अगर आप यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है वो भारत को बर्बाद कर देगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन र्यून फॉर इंडिया, मतलब अगर आप यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब आप बर्बाद होते हैं, भारत का इसमें भारत का र्यून है, भारत की बर्बादी है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है गिवन इज एसोसिएटेड विथ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है मैंने वो भी इस वीडियो में इंक्लूड करा है, आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन भी दोबारा से पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि गिवन जो है ना किससे जुड़ा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इटली। अब यहाँ पे ग्रामर का एक कंसेप्ट बता दूँ, एसोसिएटेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है, तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बात है। 16 नंबर क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। कहता है सिविलाइजेशन जो है ना वो किसका स्टेट है, किसकी स्थिति है, किसकी डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू। ये देखिए अकॉर्डिंग टू मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपके एग्जाम में पूरी लॉन्ग में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फेरोज। अब ये फेरोज कौन थे, फेरोज वर रूलर्स ऑफ। तो जो फेरोज थे ये रूलर्स थे, कहाँ के रूलर थे, तो ये इजिप्ट के थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। ये हिंदुज़्म के बारे में महात्मा गांधी बात करते हैं, कहते हैं कि आफ्टर ऑल अगर सब मिला के देखें तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उनके बारे में कहते हुए कहते हैं कि देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है, डैट हैज़ कीप्ड इट अलाइव, जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए है अब तक, अप टिल नाउ। कहता है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो जब मैं आपका इसका हिंदी करके अच्छे से समझा दूंगा ना तो आपको याद रहता है, एक लिंक बनता है, और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आंसर कर पाओगे। और आप जैसे इसे रट लोगे, सिर्फ आपको ऑप्शन याद, ऑप्शन पे आप टिक मार के चले गए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे, फोर फादर का मतलब पूर्वज और एंसेस्टर्स का मतलब भी पूर्वज। तो कहता है कि हमारे फोर फादर थे वो मशीनों का आविष्कार उन्होंने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने मशीनों का आविष्कार किया तो हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहता है बिकॉज दे न्यू, उनको पता था वी वुड बिकम स्लेव्स। ठीक है,
आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट। देखिए वो लाइन अभी मैंने कुछ पहले पढ़ाया था और उसको डिटेल में समझाया था, तो आप आराम से आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी कहता है कि जो सिविलाइजेशन है वो पॉइंट आउट करता है, मतलब वो इशारा करता है, वो किस ओर ध्यान खींचता है। तो कहता है कि जो पाथ ऑफ ड्यूटी को, जो मानव है ना, उसके कर्म, जो कर्म है तो कर्म के पाथ को बताता है, रास्ता को बताता है। अगला क्वेश्चन है आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। काफ़ी फेमस और काफ़ी इफेक्टिव लाइन है, आपके प्रोज की पहली लाइन। तो कहता है ये कहाँ से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इसका मतलब समझ लीजिए तो आगे आपको हेल्प मिलेगा दूसरे क्वेश्चन में। गांधी जी कहते हैं कि मुझे भरोसा है, मैं बिलीव करता हूँ कि जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ये इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है, इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, ऐसा इवॉल्व हुआ है, ऐसा ग्रो किया है कि इसे दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं, इसे कोई हरा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महान पर्सनालिटी हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना, क्योंकि ये बहुत महान है ना, महान लोगों में से एक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कब मरे थे। तो गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। तो गांधी जी फैनेटिक के हाथों मरे थे। तो कब इनका डेथ हुआ था, तो आपको याद रखना है 38 जनवरी 1948। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं 38 जनवरी 1948 को। पूरा आपको छोटा और बड़ा दोनों, स्मॉल और जो बिग डेट है ना, दोनों याद रखना है। 38 जनवरी 1948 कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। अभी बताए थे ना, जो भारत है वो आज भी अस्थिर है अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर। एंड दैट इज हर, और यही उसकी शान है, यही उसकी अभिमान है, मान और सम्मान है, और यही उसकी सुंदरता है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोरी। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये क्या है, ऐसे है, स्पीच है, स्टोरी है, ड्रामा है, ये बताइए। तो आपको मैं बता दूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, एक निबंध है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज पॉपुलरली नोन एज बापू। अब ये क्या क्वेश्चन हुआ, इतना इजी क्वेश्चन? हाँ, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहता है कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात है ही नहीं। कहता है व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न। अब गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये बहुत महान लोगों में से एक है, तो इनका जन्म भी याद रखना ज़रूरी होगा। तो 2 अक्टूबर तो सबको याद है, लेकिन इनका जो साल था, मतलब जो ईयर था, वो भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 याद रखना है। कंप्लीट डेट याद रखना है, कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने प्रयोग किए थे एज द चीफ वेपन्स, मतलब एक महत्वपूर्ण और मुख्य हथियार के रूप में, किसको? तो आपको पता है सत्य और अहिंसा को। तो यहाँ पर मैंने जानबूझकर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन डाले हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस वाला होगा। ये नहीं कि आप वायलेंस वाला लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द। तो उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन ये है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया मुख्य हथियार के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ यूज किया? तो पता है आपको ब्रिटिश रूल के खिलाफ, है ना, जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम। अब यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी कम्प्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से भारतीय जो पॉलिटिक्स था, जो भारतीय राजनीति था, उसको प्रभावित कर चुके थे, पूरी तरह से डोमिनेट कर चुके थे उस राजनीति में। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1915 से लेकर 1948, मतलब 1915 से लेकर 1948 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ यंग इंडिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को ना 4 से 5 तरीके से पूछा जा सकता है और सिर्फ आप ऑप्शन करके जाएंगे तो आप इसको नहीं बना सकते। तो मैं पूरी कंप्लीट कहानी बताता हूँ। यंग इंडिया क्या है, एक पत्रिका है, ठीक है, जो कि प्रकाशित होती थी। तो इस पत्रिका में गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल समझ रहे हैं, मतलब उसमें कॉलम होता है, उसमें जो लेख होता है ना, कहानियाँ या फिर जो बातें लिखी होती है उसको आर्टिकल बोलते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में। तो बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने लिखे थे यंग इंडिया के लिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस पत्रिका के लिए, किसके लिए लिखे थे, ये भी पूछ सकता है ना। तो आपको याद रखना है यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो कि उस समय प्रकाशित होती थी, जिसने उसमें महात्मा गांधी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखा। तो इसका ऑथर कौन थे, इनके ऑथर थे महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन उसी का एक्सटेंशन है जो मैंने आपको समझाया। महात्मा गांधी रोट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स फॉर। तो उस समय देखिए ये सब वो आर्टिकल का नाम, वो पत्रिका का नाम दिया गया जो आज़ादी के समय पब्लिश होती थी, जैसे हरिजन, केसरी, है ना, ये सारे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखते थे यंग इंडिया के लिए। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। तो अभी आपको बताया इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है, ऐसे है, और ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कोई बड़ा सा बात है उसमें से छोटा सा आप चीज़ निकाला है, बिल्कुल मक्खन, कहते हैं ना, मैं जो तुमको दे रहा हूँ ना बिल्कुल मक्खन दे रहा हूँ, बिल्कुल मेन चीज़ दे रहा हूँ, तो एक्सट्रैक्ट है ये, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैंने आपके सारे बातों का ख्याल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स कहता है, किसको एलिवेट करता है। एलिवेट करने का मतलब बढ़ावा देता है। तो भारतीय संस्कृति हमारे कैरेक्टर को, हमारे संस्कार को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे होगा एलिवेट्स द कैरेक्टर, ऑप्शन ए। और उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन सी, मोरल बीइंग, है ना। अगर ये मोरल कैरेक्टर होता तो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन लगता। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, भारतीय सभ्यता जो है ना वो हमारी जो मोरल कैरेक्टर है, मतलब जो संस्कारिक भावना है, संस्कारिक जो विचार है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई। अब कहता है कि हमारे पूर्वजों ने हम में जो बीज बोए हैं, जो हमें सिखाए हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सोन्स बाई आर एंसेस्टर्स होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर द माइट का मतलब आपको पता है, शक्ति, जो पावर होता है उसको बोलते हैं माइट। कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर द माइट ऑफ, किन की शक्तियाँ टूट चुकी थी। तो राजा की शक्ति, और उस समय वहाँ का राजा कौन था, फेरोज था। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में किंग लिखा हुआ है तो किंग मत लगा दीजिएगा। द माइट ऑफ फेरोज बाज ब्रोकन। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ। कहता है जो यूरोप के जो लोग थे ना उन्होंने कहता है लेसन सीखा था, मतलब चीज़ें सीखी थी किन के राइटिंग से। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई। तो जाहिर सी बात है जिनसे सीखेंगे उन्हीं से तो इंस्पायर होंगे, है ना। तो पूछ रहा है कि जो पीपल ऑफ यूरोप थे वो किन से इंस्पायर्ड थे, और यहाँ पे हिंट में आगे दे भी रखा है रोमन राइटर्स। तो रोमन राइटर्स से तो थे ही, और किन से थे, और ग्रीस से भी थे। मतलब यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस होगा द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई ग्रीस एंड रोमन राइटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज नॉट एग्जिस्ट लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब कहता है कि कौन जो ऐसे थे जो एग्जिस्ट नहीं कर पाए, मतलब वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए अपने फॉर्मर ग्लोरी में। मतलब पहले जितनी उनकी इज्जत थी ना, जितनी शान अभिमान थी, वो ज़्यादा देर तक उनकी नहीं रह पाई। किसकी बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं रोम की बात। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन पीपल्स आर। तो गांधी जी कहते हैं कि जो वेस्टर्न जो लोग हैं ना, वेस्ट के जो लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि भारतीय जो लोग हैं ना वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं,
उनको कुछ ज़्यादा अकल नहीं है, इग्नोरेंट हैं, अनपढ़ हैं और ज़िद्दी हैं। तो ये आपको बिल्कुल कंप्लीट एक एक शब्द याद रखना है। इंडियन पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन। तो यहाँ पे होगा ऑन द एनेविल ऑफ एक्सपीरियंस। तो गांधी जी कहते हैं ना कि हमने जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने हमें दी है ना, उसको हमने टेस्ट करके देखा है, उसको परखा है, उसको हमने चेक किया है, जांच किया है और उसको सच्चा पाया है। किस 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 चीज़ पे सच्चा पाया है? तो द एनेविल ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, मतलब अनुभव के कसौटी पे। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन ब्यूटी इज द खालिस्तान एंकर ऑफ आर होप। तो कहता है कि जो भारतीय जो ब्यूटी है, भारतीय जो सुंदरता है, वो कहता है कि हमारे एंकर है हमारी होप का। तो यहाँ पे आंसर होगा सीट एंकर, सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। गांधी जी कहते हैं कि अगर आप मोरालिटी को समझ गए, मतलब अगर आपने नैतिकता को समझ लिया, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने मास्टरी हासिल कर ली, आपने उस चीज़ पे मास्टरी कर ली। किस चीज़ पे? अपने मन और अपने इच्छाओं पे। तो गांधी जी का कहना ये था कि अगर हमने नैतिकता के गुण और अपने संस्कार, अपनी चीज़ें समझ ली, तो हम अपने मन और हम अपनी इच्छाओं पे काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। पैशंस होता है हमारी इच्छाएं और माइंड्स होता है हमारा मन। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड बीच ऑलवेज रिमेन्स। तो गांधी जी कहते हैं कि मन है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है, जो जिसको जितना मिलता है ना इसको उतना ही और चाहता है और ये कभी संतुष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे होगा बीच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा? अनसेटिस्फाइड। कहीं ना आपको ऑप्शन में सेटिस्फाइड अगर दे देगा तो आप उसको मत लगाइएगा। यहाँ पे होगा कि मन ऐसा पक्षी की तरह जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, मतलब उसको और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि हैप्पीनेस वाज लार्जली। कहते हैं गांधी जी कि बहुत जो हमारी जो खुशियाँ हैं ना, ये एक मेंटल कंडीशन है। देखिए मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, आपका सही ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि जो खुशियाँ हैं ना, जो खुशी है, जो खुशी का जो हमारे अंदर जो भाव आता है, जो हमारे अंदर जो खुशियाँ होता है, वो कहता है कि लार्जली अ मेंटल कंडीशन है, वो मन की स्थिति है। अगर आप चाहें तो खुशी है, चाहें तो गम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाह लिए तो आप खुश हैं, चाह लिए तो आप दुख वाली स्थिति में हैं। तो हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हु सेट, किसने बनाया, ए लिमिट दिया, एक लिमिट सेट किया हमारी इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस जानते क्या होता है? हमारी व्यस्तता, मतलब आप कितना जो चीज़ काम करते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें में व्यस्त रहते हैं, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है। तो कहता है कि हमारे जो दिनचर्या है उसको किसने लिमिट किया? तो हमारे पूर्वजों ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। और आपको पता है एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज होता है और फोर फादर का मतलब भी पूर्वज होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज। अब इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक और आगे है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। गांधी जी कहते हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। एक आदमी ज़रूरी नहीं है कि खुश है कि वह अमीर है। ध्यान से सुनेंगे। गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अमीर है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। और ये कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। मतलब एक आदमी ज़रूरी नहीं कि खुश है क्योंकि वो अमीर है। मतलब अमीर होने का मतलब नहीं है कि खुश होगा। और इसका सीधा उल्टा अगला क्वेश्चन है ए मैन इज नॉट नेसेसरली अनहैप्पी। और आगे गांधी जी कहते हैं कि एक आदमी
अनहैप्पी है, मतलब वो नाराज़ है या फिर कहते तो दुख वाली स्थिति में है क्योंकि वो गरीब है। गांधी जी कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस दोनों चीज़ को मैं फिर से कन्फर्म करवा रहा हूँ। गांधी जी कहते हैं कि एक आदमी खुश इसीलिए नहीं है कि वो अमीर है, मतलब अमीर होने से खुशियाँ का कोई संबंध नहीं है। ठीक उसी तरीके से गरीब होने का दुख से संबंध नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी अमीर है वो खुश रहेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी गरीब है वो दुख वाली स्थिति में होगा, है ना। वो मन की स्थिति है, आप मन से चाहें तो खुश हो गए और मन से चाहे तो आप दुख हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखे थे ना, तो यहाँ पे 47 में हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड का मतलब होता है कोई चीज़ से दूर रखना, उसको नज़रअंदाज करना, उस चीज़ को अवॉइड करना। तो कहता है हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा किस चीज़ से, तो लग्जरीज एंड प्लीजर से। ऐसो आराम वाली जो ज़िंदगी थी ना, जो खुशियों वाली जो ज़िंदगी थी, उससे हमारे एंसेस्टर्स हमें दूर रखे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हम फिर गुलाम हो जाएंगे और ये चीज़ें अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, अगला क्वेश्चन में पता चलेगा। कहता है आवर रियल हैप्पीनेस, कहता है हमारी जो वास्तविक सुख, जो खुशियाँ हैं ना, और जो हमारा वास्तविक जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो किस चीज़ों में निवास करता है, मतलब किस चीज़ों से मिलता है, तो प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट्स। तो अगर हम अपने हाथ और पैरों का अच्छे से यूज करें तो उसी में हम स्वस्थ रह पाएंगे और उसी से हम खुश रह पाएंगे। ये नहीं कि कार में बैठ के जाएंगे, तो समझ गए। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन और 49 नंबर क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 48 का सही आंसर था ऑप्शन डी और 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स सा, मतलब हमारे पूर्वजों ने देखा था कि जो राजा थे और जो राजाओं की जो शक्तियाँ थीं, राजाओं की जो तलवार थी, जो शक्तियाँ थी, वो कम पड़ गए थे किनके सामने, तो स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाए बिल्कुल फ्री में, तो आप टेलीग्राम चैनल बेल गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च करके बेल गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।